Hello everyone, welcome to our UPSC आंसर राइटिंग क्लासेस। सो दिस इज़ मेंस आंसर राइटिंग मास्टर क्लास नंबर 5। ठीक है, पीछे 4 क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं, आप वो जाके देख सकते हैं बिफोर कमिंग टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो मैंने उन आंसर राइटिंग में जीएस से लेके बाकी सब हर सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी चीज़ों पे बात की है। इंट्रोडक्शन पे, बॉडी पे, कंक्लूजन पे, डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस पे, आंसर को कैसे अच्छा लिखा जा सकता है, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है, उसकी डिमांड कैसे एड्रेस की जा सकती है, कंक्लूजन पे कैसे बात की जा सकती है। देखिए, एक चीज़ है जो बार बार छूट जा रही थी, जिस पे मुझे लग रहा था कि बात करनी चाहिए, वो है एस्से राइटिंग। अब एस्से राइटिंग पे एक पूरी क्लास लेना, एक पूरी लेक्चर सीरीज़ लेना, वो तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, या आप अगर ऐसे लिख भी चुके हैं, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं आपके हाथ दिमाग से, तो उसके लिए ये एक मेंस मास्टर एसे राइटिंग की क्लास है, जो इसमें मैं बहुत ब्रीफली आपको ये बता दूंगा कि एक एसे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या आप लिख सकते हैं और कौन सी चीज़ें आपको मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ऐसे आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर जो है यूपीएससी का, जैसे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एलिमेंट होने चाहिए, क्लियर थीसिस होनी चाहिए, ब्रीफ ओवरव्यू होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होनी चाहिए, बॉडी में मेन आर्गूमेंट, सपोर्टिंग एविडेंस, रेलिवेंट एग्जाम्पल होने चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक और सिंपल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो ऐसे आप अगर शुरू करते हैं, तो ऐसे जो आप शुरू करते हैं तो आपको उसमें क्या दे रखा है, फ्रॉम 1000 to 1200 वर्ड्स। ठीक है, 1000 to 1200 वर्ड्स, जिसके लिए आपको लगभग 12 पेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले पेज पे इंट्रोडक्शन आपका जो शुरू होता है वो पहले पेज से शुरू होता है। तो आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ये इंट्रोडक्शन 1 से 2 पेज का होता है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद आपकी अगली चीज़ आती है स्कोपिंग। स्कोपिंग क्या पार्ट होती है? स्कोपिंग ये बताती है कि आपके आगे आने वाले ऐसे में क्या पॉइंट होगा। ठीक है, स्कोपिंग ये बताती है कि जो ऐसे है वो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब क्या आने वाला है। आप अपने इंट्रोडक्शन को बॉडी से कनेक्ट करते हैं, तो वो स्कोपिंग का पार्ट होती है। इसके बाद हम लोगों की बॉडी शुरू होती है। ठीक है, ये बॉडी शुरू होती है, बॉडी चलती है हम लोगों की लगभग 5 से 6 पेजेस में। इस बॉडी में क्या क्या होता है, इसमें हम लोग मैक्रो आर्गूमेंट्स पे बात करते हैं। ठीक है, माइक्रो आर्गूमेंट्स पे बात करते हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके आते हैं, और फ्रेमवर्क एक लेके आते हैं। ठीक है, मैक्रो आर्गुमेंट मतलब हमारे जो ब्रॉडर क्वेश्चंस होते हैं, किसी ऐसे के थीम को लेके जो हमारे ब्रॉडर क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हमने बात की। माइक्रो आर्गुमेंट क्या है, अगर हमने कोई ब्रॉडर क्वेश्चन लिया, उसके अंदर क्या क्या माइक्रो आर्गुमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मतलब उसके अंदर अगर हमको एग्जांपल या उस आर्गुमेंट को जस्टिफाई करना है, तो बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे पेस्टल अप्रोच हो गई, पेस्टल अप्रोच के अलग एग्जांपल के थ्रू, एचडीजी अप्रोच हो गई, या जीएस के पेपर वाइज, सिलेबस वाइज आप आंसर को वो कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने मैक्रो आर्गुमेंट्स और माइक्रो आर्गुमेंट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है बात करते हैं। जैसे माइक्रो आर्गुमेंट्स क्या हो गई, एक ऐसे था हम लोगों का, अगर मैं किसी एक ऐसे की एग्जांपल लेके बात करना चाहूँ, तो कोई एक ऐसे अगर मान लीजिए ले लेते हैं। जैसे एक ऐसे था, होप इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट बट इट इज़ अ बैड सपर। होप इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट बट अ बैड सपर। ठीक है, तो इसमें मैक्रो आर्गुमेंट क्या हो गए कि वाई होप इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट, या व्हाट मेक्स इट अ बैड सपर। ठीक है, ये तो इसकी मैक्रो आर्गुमेंट्स हो गई। तो इसकी माइक्रो आर्गुमेंट्स क्या हो गई, माइक्रो आर्गुमेंट्स हो गई उस आर्गुमेंट्स को कि वाई होप इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट, तो बिकॉज मोटिवेशन और ड्राइव उसको एम्पलीफाई करता है। ठीक है, रेजिलियंस इन एडवर्सिटी लेके आता है, हम लोगों को इनोवेशन प्रमोट करते हैं। वाई इट इज़ अ बैड सपर, बिकॉज होप अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। ठीक है, इट कैन लीड टू कंप्लेसेंसी। ठीक है, एंड पुटिंग टू मच होप ऑन अदर्स, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो ये इसलिए बैड सपर है। तो ये इसके माइक्रो आर्गुमेंट्स हो गए। अब इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो उसके लिए आप एग्जांपल ढूंढ सकते हैं। जैसे एग्जांपल कोविड के टाइम का ले सकते हैं, इलॉन मस्क का ले सकते हैं, जेफ बेजोस, स्टीव गेट्स वगैरह वगैरह, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके मल्टी डायमेंशनल एग्जांपल्स हो गए। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात कर ली, सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया इंट्रोडक्शन, उसके बाद आया हम लोगों का स्कोपिंग पार्ट, उसके बाद आया हम लोगों का बॉडी। अब बॉडी के बाद आता है हम लोगों का पैरेलल या एंटीथीसिस। पैरेलल या एंटीथीसिस क्या होता है, फिलोसफिकल एसेज में ऐसा नहीं होता है कि आप उसके जो ऐसे लिखा है वो एकदम एग्रीएबल है ही, कि हम लोग उस पॉइंट से एग्री कर ही जाएंगे। नहीं, जरूर हर बात पे नहीं एग्री करते हैं।
तो उसका एक एंटी पॉइंट भी हो सकता है जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं किसी एग्जांपल के थ्रू, या उसका कोई एक पैरेलल आर्गूमेंट हो सकता है जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं आर्गूमेंट। जैसे एक ऐसे आया था, सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। हो सकता है कि भाई हमने पूरे ऐसे में लिखा है कि हाँ सिंप्लिसिटी अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन है, पर किसी एक पॉइंट पे आके लगता है कि नहीं नहीं, हर जगह सिंप्लिसिटी अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन नहीं है, कुछ जगह चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो वो हमारी एंटी थीसिस हो गई या पैरेलल थीसिस हो गई एक तरीके से। तो हम लोगों ने उसको एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई कर दिया। अब इस एंटी थीसिस और पैरेलल थीसिस के बाद हम लोगों का क्या आता है, हम लोगों का आता है एक तरीके से पेन अल्टीमेट कंक्लूजन। पेन अल्टीमेट कंक्लूजन आता है। पेन अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है कि एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स आते रहते हैं कि अब हम लोग एक तरीके से कंक्लूड करना चाहते हैं ऐसे को, और ये हमारे एंडिंग थॉट्स हैं। और फिर आता है फाइनल कंक्लूजन जो एकदम कीवर्ड एनरिच्ड और ऑप्टिमिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो ये एक पूरा ऐसे का स्ट्रक्चर है जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं। अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करके चलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको ऐसे का वो पीएचडी कराने नहीं आया, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है और उसमें अच्छे मार्क्स कैसे लाते हैं। ठीक है, आपके पास अभी इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, 22 अगस्त से आपके मेन शुरू हो जाएंगे, तो आपको फोकस करना है कि ऐसे को किस तरीके से अच्छा लिखा जा सके। ठीक है, तो की कंपोनेंट्स ऑफ ऐसे राइटिंग में क्या है, वही जो मैंने आपको भी बताया, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। कि अगर कोई एक पॉइंट लिखा है तो उस पॉइंट के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द नॉलेज नॉट ऑफ फैक्ट बट ऑफ वैल्यूज़। तो अब इसके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्या हो जाएगी कि लिमिटेशन ऑफ फैक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू अबाउट, वाई फैक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन इज़ कॉमन नाउ डेज, वाई आर वी लूजिंग वैल्यूज़, हाउ टू एनरिच अवर वैल्यूज़, हाउ टू गेट द वैल्यूज़, व्हाट आर द वैल्यूज़ वी आर फोकसिंग ऑन। तो ये सब पॉइंट हो सकते हैं, ये इसके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। फिर यूज़ ऑफ एग्जाम्पल। अब जितनी भी आपने चीज़ें लिखी उनमें सब में आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि हर चीज़ को आप वो करना पड़ेगा। फिर हमने स्कोपिंग बताई दिया, स्कोपिंग क्या होता है। ठीक है, और लैंग्वेज एंड आर्टिकुलेशन। देखिए इस चीज़ पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज और आर्टिकुलेशन ऐसे में ही नहीं अच्छी है तो फिर वो बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट आता है। आपकी ग्रामर नहीं गलत हो सकती, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स गलत नहीं हो सकती, आपका फ्लो नहीं ख़राब हो सकता है, एब्रप्ट चेंज ऑफ पैराग्राफ नहीं हो सकते। तो इस बात पे आपको फोकस करना है। अब देखिए हम लोग एक एक चीज़ पे आते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेटजी। जैसे एक कहा गया है, क्लैरिटी ऑफ थॉट इज़ द एसेंस ऑफ गुड राइटिंग। अगर आपका ऐसे किसी ने क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ पढ़ लिया, उसको समझ में आ गया कि ये राइटर क्या बोलना चाह रहा था, तो समझ लिया आपके ऐसे ने आधा काम तो ऐसे ही कर दिया है। उसके बाद आपका कंटेंट कितना रेलिवेंट है उस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स मिलने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके एक एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम लोगों को जो ऐसे है वो कीप द ऐसे क्लोजली टू द थीम ऑफ द ऐसे। जैसे कोई एक ऐसे का थीम दे रखा है। ठीक है, ऐसे का कोई थीम दे रखा है, आपको उस ऐसे के थीम के ऊपर बात करना है, डाइवर्ट होके कहीं और नहीं चले जाना है। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी हम लोग बात करने लगे, कोई कुछ भी लिखने लगे कि जो भी हमको एग्जांपल समझ में आ रहा है कि वो एग्जांपल हम लिखने लगे, तो उस थीम के इर्द गिर्द ही रहना है। ये बिल्कुल आपको जो ऐसे का सिलेबस यूपीएससी देती है उसमें भी ये लिखती है कि आपको बिल्कुल ऐसे के थीम के ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि इंट्रोडक्शन हमारा कैसा होना चाहिए। देखिए इंट्रोडक्शन के लिए कुछ चीज़ें बता दें। इंट्रोडक्शन बहुत तरीके के होते हैं। अब पैराडॉक्सिकल इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ पे ऐसे आया, तो हेल्थ पे ऐसे आया। अब आप हेल्थ पे अगर कोई ऐसे आया तो आप टर्शरी हॉस्पिटल, आयुष्मान योजना, या ये बता सकते हैं कि हम लोगों के पास एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि हम लोग CAR-T सेल से कैंसर भी ट्रीट कर पा रहे हैं, लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में आज भी लोग डायरिया या कॉलरा से या ORS के सोल्यूशन की कमी होने से मर जा रहे हैं। तो हम लोगों को ये पैराडॉक्स सिचुएशन हम लोगों ने सेटअप कर दी। ठीक है, कि एक तरफ तो हम लोग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, दूसरी तरफ हम लोगों के यहाँ सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है। तो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, तो इस तरीके से पैराडॉक्सिकल तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, एक होता है कि आपने एनेक्डोटल लिख दिया। ठीक है, कोई मोटिवेशन के ऊपर स्ट्रेटजी आई, आप उसमें आपने भाग का जो मिल्खा सिंह है उसका एग्जाम्पल दे दिया, या किसी बड़ी पर्सनालिटी का दे दिया, या एलॉन मस्क का दे दिया, या कोई ब्यूरोक्रेट का दे दिया, या कुछ किसी का भी एग्जांपल दिया। तो एनेक्डोटल, या आपने कोई एक इमेजिनरी सिचुएशन बना के, या आप कोई पोएम से शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन शुरू करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन उस इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, तो उसके 4 मतलब है मेन। सबसे पहला तो आपको एसेंस जो है, जो उस थीम ऐसे का टॉपिक दिया गया, वो एसेंस आपको समझ में आना जाना चाहिए। दूसरा, हम लोगों को पूरा इंट्रो लिखते टाइम ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग रेलिवेंट हैं और हमने
एसे को एड्रेस किया। जैसे कई बार क्या होता है एसे में, एक एसे में दो दो टॉपिक होते हैं, ठीक है, मतलब दो टॉपिक नहीं, मतलब एक ही एसे है लेकिन उसके इस तरीके से वो बड़ी हेडिंग है कि उसके दो सब पार्ट हैं एसे में, ठीक है। तो आपको वो दोनों पार्ट एड्रेस करने होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक सिर्फ सब पार्ट एड्रेस कर दिया या एक किसी पार्ट पे आपने इंट्रो लिख दिया और आप चले गए, तो ये नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों को बात करनी है। तीसरी चीज़ हम लोगों को क्या ध्यान में रखनी है, तीसरी चीज़ हम लोगों को ऐसे लिखते टाइम ये ध्यान में रखनी है कि हम लोग जो है वो हुक मतलब जब हम लोगों का रीडर आए और हमारा ऐसे पढ़े तो वो ऐसे पढ़ के थोड़ा सा एक्साइटेड हो हमारा ऐसे आगे पढ़ने के लिए, हम लोगों ने उसको शुरुआत में ही हुक में ही बांध दिया। जैसे ट्रेलर आता है पिक्चर का, ट्रेलर देख के ही हम लोगों को लगता है कि ये पिक्चर देखनी चाहिए, तो इंट्रो वो ट्रेलर है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ है स्पेस लिमिट। देखिए आपका ऐसे अगर आधे पेज का है तो भी बेकार है, अगर आपका ऐसे 4 पेज का 5 पेज का तो भी बेकार है। तो ऐसे 1 to 1.5 पेज बस इतना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद अगली चीज़ जो हम लोगों की आती है वो आती है स्कोपिंग पार्ट, ठीक है। स्कोपिंग पार्ट, तो स्कोपिंग क्या करती है, स्कोपिंग में आप या तो क्वेश्चन के थ्रू आपने क्वेश्चन पुटअप कर दिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया और उस क्वेश्चन का पूरे एस्से में आप आंसर करते रहे, ये एक तरीके की स्कोपिंग हो गई। या स्कोपिंग में आपने एक ब्रीफ समरी दे दी कि ये पूरे एस्से में आना क्या, अब आने वाला क्या है, तो आपने वो बता दिया। तो इस तरीके से आप स्कोपिंग लिख सकते हैं। तो स्कोपिंग क्या करता है, आपके इंट्रो और बॉडी को एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको कनेक्ट करना है, ठीक। थर्ड पार्ट क्या हो गया, थर्ड पार्ट आ गया बॉडी। अब बॉडी में कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ है लैंग्वेज एंड आर्टिकुलेशन। लैंग्वेज एंड आर्टिकुलेशन, लैंग्वेज एंड आर्टिकुलेशन। लैंग्वेज एंड आर्टिकुलेशन में क्या, सबसे पहले तो आपको ऐसे की टोन फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। वो टोन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि कोई राइटर जो है कुछ लिखना चाह रहा है। दूसरी चीज़ है वो इफेक्टिव, एग्जैक्ट और कंसाइज एक्सप्रेशन होना चाहिए। जरा सी बात को आप ऐसा नहीं है कि दो पन्ने में कह रहे हैं। देखिए आपने सुने होंगे मुहावरे, सुने होंगे, ठीक है, आपने इडियम एंड फ्रेसेस सुने होंगे, ठीक है, या आपने बहुत सार्केस्टिक चीज़ें सुनी होंगी, या आप देखते हैं अभी मीम्स देखते हैं, तो ये सब क्या है, मीम्स क्या है, एक लाइन में उसने पूरी सिचुएशन को ही डिस्क्राइब कर दिया कि आपको पूरा कंटेक्स्ट भी समझ में आ गया, आप उस पर हंस भी लिए और आपको पूरी बात भी समझ में आ गई। तो इसी तरीके से आपका एस्से का भी एक्सप्रेशन जो है इतना कंसाइज और इफेक्टिव होना चाहिए कि आपको उसके लिए 2 पैराग्राफ नहीं लिखने पड़ रहे हैं, एक में ही आपने उसका आर्गूमेंट भी लिख दी, उसको जस्टिफाई कर दिया और उसका एग्जाम्पल भी लिख दिया, ठीक है। तीसरा वोकैबुलरी, अगर आपकी वोकैब अच्छी होती है, ठीक है, तो आप ज़्यादा अच्छे वर्ड्स यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या आती है, आपके न्यूट्रलिटी आती है, आपके आर्गूमेंट्स में न्यूट्रलिटी आती है, आपके आर्गूमेंट्स में ऑब्जेक्टिविटी आती है, ठीक है। तो इस बात पे हम लोगों को फोकस करना है कि हमारी लैंग्वेज और आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगली चीज़ क्या है, कोहेरेंस एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, कोहेरेंस एंड स्ट्रक्चर। तो कोहेरेंस एंड स्ट्रक्चर का क्या करता है, देखिए अगर हमारा ऐसे ये है कि उसका कोई फ्लो ही नहीं है, लॉजिकल कोई फ्लो नहीं है। पहले हम लोगों ने, अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जिसमें हम लोग टेम्पोरल अप्रोच ले रहे हैं, टेम्पोरल अप्रोच ऑफ बॉडी राइटिंग। टेम्पोरल अप्रोच क्या कि हम लोग टाइमलाइन वाइज कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग एंशिएंट इंडिया डिस्कस करेंगे या उससे भी पहले की टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वैदिक पीरियड डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मिडिवल इंडिया डिस्कस करेंगे, फिर मॉडर्न इंडिया डिस्कस करेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया डिस्कस करेंगे, उसके बाद करंट टाइम, फिर फ्यूचर टाइम्स। तो इस तरीके से हम लोग हर चीज़ पे बात करेंगे। आप ये नहीं हो सकता कभी आप यहाँ की बात कर रहे हैं, कभी आप यहाँ की बात कर रहे हैं, कभी आप यहाँ की, आपके जो मन में आ रहा है वो आप लिख दे रहे हैं। एक फ़्लो होता है, फ़्लो बताता है कि हम लोगों की चीज़ यहाँ से वहाँ बह के जा रही है, ठीक है। जब भी आप अपनी कभी जीवन की कहानी सुनाएंगे तो सबसे पहले आप बताएंगे कि हम छोटे थे, यहाँ पैदा हुए, बचपन में मैंने यहाँ खेला, वहाँ खेला, ये किया, वो किया, फिर इस तरीके से मैंने पढ़ाई की। आप जब जैसे आपसे पूछता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप अपना पूरा एक लाइन वाइज लाइन बता दें कि मैंने यहाँ से हाई स्कूल पढ़ा, फिर यहाँ से ग्रेजुएशन किया, फिर यहाँ से मैंने बॉडी, फिर यहाँ से फिर मैंने जॉब की, फिर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। आप ये थोड़ा बताएंगे कि एक दिन हम उठे, फिर मैंने सोचा प्रिपरेशन, अच्छा हाँ प्रिपरेशन का बता दिया, अब क्या बताएं, अच्छा हम पैदा वहाँ हुए, ये थोड़ा ना करते हैं, आप एक फ़्लो फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ है। तो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आर्गूमेंट्स हम लोग करेंगे, उसको फ़्लो या ऑर्डरली फैशन में अरेंज करेंगे तो हमारा कोहेरेंस और स्ट्रक्चर बढ़िया बन के आएगा। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या करता है, फ्रेमवर्क हमको एक तरीके से, देखिए अगर आपको कोई झोपड़ी बनानी है तो पहले आप उसका फ्रेमवर्क बनाएंगे कि नहीं, ये देखिए, ठीक है। अब इसके ऊपर आप झोपड़ी बना दीजिए, ठीक, फ्रेमवर्क बन गया कि नहीं। आपका घर बनता है तो एक तरीके से पहले पिलर खड़े होते हैं 4 तरफ, उसके ऊपर लेंटल पड़ता है, तो ये फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या करता है, फ्रेमवर्क हम लोगों को एक बेस देता है जिसके ऊपर हम लोग अपने आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। वो फ्रेमवर्क कैसे,
जैसे पेस्टल अप्रोच हमको मिल गई कि हम लोग पहले पॉलिटिकल आइडियाज़ लिखे, इकोनॉमिक आइडियाज़ लिखे, सोशल आइडियाज़ लिखे, टेक्निकल आइडियाज़ लिखे, इन्वायरमेंटल आइडियाज़ लिखे, लीगल आइडियाज़ लिखे। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने आइडियाज़ लिख लिया। टेम्पोरल अप्रोच, टेम्पोरल फ्रेमवर्क हो गया। इसका मतलब है पहले हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया की बात कर ली, मॉडर्न इंडिया की बात कर ली, फिर फ्यूचर जनरेशंस की बात कर ली, या हम लोगों ने कास्ट की बात कर ली, फिर जेंडर की बात कर ली, फिर सोसाइटी की बात कर ली, ठीक है। या इसमें पहले इंडिविजुअल की बात कर ली, फिर कास्ट की बात कर ली, फिर जेंडर, फिर सोसाइटी, इस तरीके से। तो या पहले हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात कर ली, फिर उसको ग्लोबल लेवल तक लेके चले गए। तो ये हम लोग एक फ्रेमवर्क के थ्रू किसी भी पॉइंट्स को, आर्ग्यूमेंट्स को जनरेट करते हैं बढ़िया तरीके से। अब अगली चीज़ होती है मल्टी डायमेंशनलिटी। मल्टी डायमेंशनलिटी क्या होता है कि हम लोगों के मैक्रो और माइक्रो दोनों पॉइंट्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। मैक्रो आर्गुमेंट्स मैं पहले ही बता चुका, मैक्रो आर्गुमेंट्स क्या है कि जो पूरे ऐसे का थीम एक तरीके से कवर कर रहे हैं, और माइक्रो आर्गुमेंट्स क्या, उसके अंदर सब पॉइंट्स जो उस मैक्रो आर्गुमेंट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, पैरेलल या एंटीथीसिस। ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, पैरेलल और एंटीथीसिस क्या होती है। अच्छा, पैरेलल और एंटीथीसिस की इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लोगों को बताती है ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि हम लोगों का ऐसे एक ही तरफ नहीं झुका हुआ है। हम लोग ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल नहीं है या हम लोग पार्शियल हैं, हम लोग न्यूट्रल हैं और हम लोग दोनों तरीके से ऐसे को देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ हम लोग किस पे ये चीज़ इग्नोर्ड होती है, लेकिन इसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है, कंटेंट डेप्थ एंड वैल्यू एडिशन। अगर आपके कंटेंट में डेप्थ है, आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही अच्छी जगह से आ रहे हैं, कॉन्क्रीट हैं, कंसाइज हैं, आपके केस स्टडीज़, आपके डेटा, आपके फैक्ट, आपका जो भी ऑब्जेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है, आप बढ़िया बुक्स कोट कर रहे हैं, आपके जो एग्जांपल हैं वो एकदम रेलिवेंट हैं, यूनिक हैं, नए हैं, तो उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। जो वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन में आप किस तरीके से एग्जांपल कोट कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसे आ गया, उसमें आप बार बार महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री या बार बार भीमराव अम्बेडकर, इनको ही बार बार 3 एग्जाम्पल ही आप बार बार कोट कर रहे हैं, ठीक है। और आप टेक्नोलॉजी की कोई है, उसमें बार बार एलोन मस्क को ही कोट कर रहे हैं, या अगर आप ब्यूरोक्रेट में सिर्फ 1-2 अशोक खेमका सर को आपने, या आर्मस्ट्रांग पामे सर को, इनको आपने अगर बार बार कोट कर दिया तो ये ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ डेप्थ नहीं है, आप और किसी चीज़ पे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आप वो डेप्थ आती है कि आपने स्पोर्ट्स से भी किसी अच्छे आदमी को, दीपा कर्माकर हो गए या राकेश कुमार हो गए, या जो भी आप अच्छे वुमेन कैटेगरी में से किसी को कोट कर सकते हैं। फिर आप साइंटिस्ट में इसरो के किसी साइंटिस्ट को कोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अलग अलग मतलब अलग डिपार्टमेंट्स आप चुनिए, एनवायरमेंटलिस्ट में से आप किसी को चूज़ कर सकते हैं। आप हर डिपार्टमेंट में से किसी अगर बढ़िया एग्जांपल या कंटेंट या वैल्यू एडिशन को लेके आते हैं तो वो आपका ऐसे को बहुत लार्जली इनरिच करता है। फिर कंक्लूजन क्या करता है, कंक्लूजन भी देखिए आपका 1 से 1.5 पेज में होना चाहिए। इसमें दोनों चीज़ आ जाती हैं, पेनल्टीमेट कंक्लूजन और कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो ये एकदम प्रॉपर क्लोजर होना चाहिए। कंक्लूजन में अगर आप एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रख लेंगे कि कंक्लूजन में सबसे पहले तो कोई नई आर्गूमेंट्स नहीं डालनी है, ठीक है। ऐसा कोई कोट नहीं डालना है कि जिसको फिर से एक्सप्लेन करना पड़े, ठीक है। वो कोट अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सेल्फ एंडिंग होना चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई नई कविता नहीं डालनी है कि जो आपको फिर से एक्सप्लेन करनी पड़े, या कोई ऐसा रिमार्क्स नहीं डालना चाहिए जो ऐसा लगे नहीं कि ये क्लोजर दे रहा है। तो कंक्लूजन आपका क्लोजर देना चाहिए, एक नई आर्गूमेंट नहीं शुरू करनी चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से बेसिक, जिसकी हम लोग बात करते हैं, बेसिक ऑफ आंसरिंग एसे हो गया। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मोस्टली आपके जो है मार्क्स अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले और कुछ और चीज़ें, जैसे प्रेजेंटेशन में आप क्या करिए, प्रेजेंटेशन में जैसे 12 पेज होते हैं, हर पेज पे आप 2 पैराग्राफ लिखिए, 2 पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ में एक आर्गूमेंट प्लस एक एग्जाम्पल अगर हो, ठीक है। और इस तरीके से 24 पैराग्राफ आपके हो जाएंगे। तो ये कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करके लगेंगे तो आपका ऐसे नीट और क्लीन अच्छा दिखेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपकी इंडेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं, आपके आंसर ऐसे नहीं भागने चाहिए या ऐसे इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है हैंड राइटिंग क्लीन होनी चाहिए, इस बिल्कुल ये देखिए, ये एक ऐसे है, इस तरीके से आपने 5 लाइन लिखी, फिर यहाँ से आपका दूसरी 5 लाइन शुरू हो गई, ये आपका एक पेज इस तरीके से फिनिश हो जाना चाहिए। तो ये आपका क्लीन ऐसे दिखना चाहिए एकदम, ठीक है। उसके बाद जो कनेक्टिंग वर्ड्स जो हैं वो सही होने चाहिए, कि इस पैराग्राफ से अगर इस पैराग्राफ पे हम लोग आ रहे हैं तो वो जंप एब्रप्ट नहीं लगनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि वो फ्लो के साथ ही पढ़ रहे हैं, कि अचानक से यहाँ कुछ ख़त्म हो गया, यहाँ कुछ शुरू हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इन सब प्लस वर्ड लिमिट पे भी आपको फोकस करना है, 1000 से कम भी नहीं रखना और 1200 से ज़्यादा भी नहीं रखना, 1100 साढ़े 1100 ये गुड वर्ड लिमिट है।
तो जो भी मैंने आपको बताया, अगर इसको मैं एक तरीके से समराइज़ कर दूँ तो हम लोगों को इंट्रो लिखना है जो 1 से 1.5 पेज का होना चाहिए। रुक जाइए, इस इंट्रो लिखना है जो 1 से 1.5 पेज का होना चाहिए, 1 से 1.5। और इंट्रो में हम लोगों को हुक मेंटेन करना है और रेलेवेंट रहना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है हम लोगों का स्कोपिंग होना चाहिए, ठीक है। ये 1 से 2 पैराग्राफ का होता है स्कोपिंग, ठीक है। इसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बॉडी को उसके। ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद बॉडी 5 से 6 उसकी होती है। हम लोग कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, उसके थ्रू अपनी आर्गुमेंट्स को हम लोग बिल्ड करना शुरू करते हैं। उसमें हम लोग मैक्रो और माइक्रो दोनों तरीके के आर्गुमेंट्स लिखते हैं, प्लस एग्जांपल्स लिखते हैं। फिर इसी बॉडी में आप ध्यान रखेंगे कि आप किसी फ्रेमवर्क को तो फॉलो कर ही रहे हैं, इसके अलावा आपके एग्जांपल मल्टी डायमेंशनल है, आपके कंटेंट में डेप्थ है, ठीक है, और आपने वैल्यू एडिशन भी अच्छा किया है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का पैरेलल या एंटीथीसिस या पैरेलल आता है। ये 1 पेज का हो सकता है विद एग्जांपल। फिर इसके बाद हम लोगों का आता है पेनल्टीमेट कंक्लूजन और फिर आता है कंक्लूजन, ठीक है। ये भी 1 से 1.5 पेज का हो सकता है। तो ये मेरी एक बेसिक टिप्स थी ऐसे लिखने के लिए। बेसिक टिप्स अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका ऐसे अच्छा जाएगा। अब इसके लिए पूरी एक सीरीज़ तो नहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन जितना भी मैक्सिमम था आपको जो बातें ध्यान रखनी चाहिए थी वो इस वीडियो में है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।